प्यारे दोस्तों, सीखना ही हमारा जीवन है। हम जब तक सीखते रहते हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं और इस सीखने के क्रम में हम न जाने कितने शिक्षकों से और कई प्रकार के महान लोगों से हम मिलते हैं, उनके जीवनियों को पढ़ते हैं, कई सारे महान लोगों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं को पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो जब इसी क्रम में आपको कोई सलाह दे कि आप किसी जानवर की लिखी हुई आत्मकथा पढ़ें, आप तो उस समय चौंक जाएंगे, क्योंकि आपके मन में बस एक ही सवाल होगा कि जब एक जानवर बोल नहीं सकता है तो अपनी आत्मकथा कैसे लिख सकता है। दोस्तों, जो आत्मकथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी जानवर के द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन ये लिखी गई है एक महान कथाकार कृष्णचंद्र के द्वारा। ये कृष्णचंद्र की एक लोकप्रिय उपन्यास है और इसका नाम है एक गधे की आत्मकथा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक गधे की आत्मकथा की। इसे लिखा है कृष्णचंद्र ने और इस आत्मकथा में उन्होंने आदमी की भाषा में बोलने वाले गधे के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं पर करारा व्यंग्य किया है। इस उपन्यास के विचित्र संसार में सरकारी दफ्तरों के निठल्ले ऑफिसर, लाइसेंस के चक्कर में घूमने वाले व्यवसायी, चुनाव के जोड़ तोड़ में लगे नेता, साहित्य के मठाधीश, मॉडर्न आर्ट के नाम पर जनता को चक्कर में डालने वाले कलाकार, अपने ही सुर से मोहित संगीतज्ञ, सौंदर्य के नाम पर भोंडेपन को अपनाने वाली निठल्ली महिलाएं मानो कार्टून की शक्ल में चलते फिरते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको सुनाता हूँ एक गधे की आत्मकथा का पहला पाठ। एक गधे की आत्मकथा। महानुभाव, मैं ना तो कोई साधु सन्यासी हूँ, ना कोई महात्मा धर्मात्मा, ना श्री 108 स्वामी गहमानंद का चेला हूँ, न जड़ी बूटियों वाला सूफी गुरुमुख सिंह मंझेला हूँ, न मैं वैद्य हूँ, न कोई डॉक्टर, न कोई फिल्म स्टार हूँ, न राजनीतिज्ञ। मैं तो केवल एक गधा हूँ जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहाँ तक बढ़ा कि मैंने ईंटें ढोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा मालिक ढब्बू कुम्हार था, जो बाराबंकी में रहता था, जहाँ के गधे बहुत प्रसिद्ध हैं, और सैयद करामत अली शाह बार एटला की कोठी पर ईंटें ढोने का काम करता था। सैयद करामत अली शाह लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपनी कोठी का जो सबसे पहला भाग उन्होंने बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हॉल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वह प्रातःकाल आकर बैठ जाते। वह बाहर बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ते और ईंटें ढोने वालों की निगरानी भी करते रहते। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पत्र पढ़ने का चस्का पड़ा। होता अधिकतर यो था कि इधर मैंने एक उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते यह शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुँच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ है कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ओह, ईडन आइजनहोवर बुल्गानिन फिर मुलाकात करेंगे, और वह कह रहे हैं, आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ, सिकंदरिया में हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए हैं, और वह कह रहे हैं, बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से कोड़ा मारकर मुझे ईंटें ढोने के लिए ले जाता। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते, और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए, या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिस स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे, उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सकते। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे,
किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे की बजाय एक खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब के कोई संतान न थी। खैर साहब, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहाँ से काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोस्त यह बताया कि मैं ईंटें कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था और कहा, मुझे ईंटें ढोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठिठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि दिन निकलते ही मैं सैयद करामत अली शाह की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटें ढोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढब मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैं उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला किया और सैयद करामत अली शाह को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासिन फल विक्रेता भी थे, जिनकी लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सो भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली शाह की नई बनी बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गंडासिन लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। यह शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया। यह गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए। यह खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोश के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसमी, शली के स्थान पर शहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़ियाँ, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और अहमद के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडा सिंह अपने फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगा, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और एक फेरे में न जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लॉरी में भरकर लखनऊ ले जाओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडा सिंह के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद कर लॉरी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई और अंतिम पुस्तक भी लॉरी तक पहुंच गई तब कहीं गंडा सिंह ने मुझे छोड़ा। मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मारकर वहाँ से भगा दिया। मैंने सोचा, जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं वहाँ से प्रस्थान का संकल्प कर लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल पड़ा। सोचा, दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला, विद्या, राज्यों तथा राजनीति का केंद्र भी। वहाँ किसी न किसी प्रकार गुजारा हो ही जाएगा।